हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो दृष्टि 2021 आई हुई है करंट अफेयर्स की, वो वाली बुक जो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक है। 14वां पार्ट है इस बुक का। गाइस, आज हमारा 7वां दिन है इस बुक को करने का। 12 दिन में हम इसे कंप्लीट करनी है किसी भी तरह से। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या था। तो दोस्तों, यहाँ है आपके पास सिलेबस। तो देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य हमारा चल रहा है। उसके बाद वैज्ञानिक परिदृश्य रह जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष करना है, संक्षिप्तियाँ करनी है, देन खेल परिदृश्य करना है। उसके बाद ये बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए भी और घटना चक्र की बाकी सीरीज़ के लिए भी। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे। तो वैश्विक क्षेत्र हमें अब करना है। तो इसमें लिखा है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो लिखा है 13 सितंबर 2021 को विद्युत क्षेत्र के अग्रणी कौन, गैर बैंकिंग वित्तीय निगम यानी कि एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया। तो ये भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है और इसके अलावा किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए पहले यूरो बॉन्ड है और 2017 के बाद भारत से जारी किया गया ये पहला यूरो बॉन्ड है। ठीक है, और इस इश्यू में जो है 82 खातों से भागीदारी के साथ पूरे एशिया तथा यूरोप के संस्थागत निवेशकों की मजबूत हिस्सेदारी हुई है और इसे 2.65 गुना ओवर क्या है सब्सक्राइब्ड किया गया। फिर उसके बाद लिखा है अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला जो है हरित नगर निगम बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश ये दूसरा नगर निगम है जिसके द्वारा क्या है जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है। फिर हम बात करेंगे बिटकॉइन को कानूनी मान्यता। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 7 सितंबर 2021 को मध्य अमेरिका देश अल सैल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जून 2021 में देश की संसद ने इस संबंध में एक कानून पारित किया। तो एल सैल्वाडोर जो है आपका, गाइस देखिएगा ये है कहाँ पे, ठीक है। तो एल सैल्वाडोर विदेशों से श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन पर काफ़ी निर्भर है और इसके चलते बिटकॉइन को अपनाने से ये प्रेषण की प्रक्रिया तीव्र और सुगम हो सकेगी। तो बिटकॉइन को अपनाने से एल सैल्वाडोर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद गई हम बात करेंगे आगे, इसके आगे लिखा है बिटकॉइन इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, एक प्रकार की क्या है क्रिप्टो करेंसी यानी कि आभासी मुद्रा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट के रूप में रखा जाता है और मोबाइल ऐप के माध्यम से अभिगम बनाया जाता है। और एल सैल्वाडोर में लिखा है वॉलेट को चिवो कहा जाता है, जिसका स्थानीय जो भाषा में इसे कूल नाम दिया गया है, कूल। ठीक है, अब इसमें एथेरियम और रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के अन्य उदाहरण भी हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है भारत का विदेशी ऋण, लिखा है मार्च चांद 2021। तो इसमें लिखा है 30 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के विदेशी ऋण के मार्चांत 2021 के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें क्या है, भारत की विदेशी ऋण जो है आपका 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मार्च 2020 की तुलना में 11.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो इसमें लिखा है जीडीपी का बाह्य ऋण से अनुपात जो है मार्च 2021 में 21.1%, जबकि 2020 में 20.6% था। तो भारत में बाह्य ऋण में वाणिज्यिक उधार जो है आपका यानी कि 37.4% हिस्से के साथ विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। इसके बाद क्या है, भारतीय अनिवासियों की जमाएं, ठीक है, जो कि आपकी कितनी है 24.9% है। अल्पावधिक व्यापार ऋण आपका कितना है 17.1%। तो वैसे यहाँ पे लिखा है मार्च 2021 में दीर्घकालीन ऋण यानी कि 1 वर्ष से ऊपर की मूल्य परिपक्वता के साथ जो है आपका 468.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, और जो 2020 की तुलना में कितना 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है अधिक। तो कुल बाह्य ऋण में अल्पावधिक ऋण की हिस्सेदारी यानी कि 1 साल से कम वाली जो है, तो उसकी जो हिस्सेदारी है वो आपकी 2020 में कितनी 19.1% से घटकर 2021 में कितना हो गया है 17.7%। फिर लिखा है 2021 में क्या होता है कि भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में लिया गया। अब बात करेंगे हम तीसरी वैश्विक री इन्वेस्ट 2020
मतलब तीसरा वैश्विक री इन्वेस्ट 2020। तो 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरा जो है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी 2020 का क्या है शुभारंभ किया गया। यह आयोजन जो है 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका समावेश, इसका जो थीम है, थीम क्या है, सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष। तो इसमें लिखा है री इन्वेस्ट, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती की रणनीति का पता लगाने के साथ ही इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच है। और पहले री इन्वेस्ट का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, दूसरा री इन्वेस्ट आपका 2018 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। अब आगे बात करेंगे SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निवेशक मानचित्र। तो यहाँ लिखा है 26 नवंबर 2020 को इन्वेस्ट इंडिया तथा संयुक्त UNDP द्वारा संयुक्त रूप से भारत के लिए पहला सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र जो है जारी किया गया। तो इस मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्षम क्षेत्रों में निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो गाइस इसमें लिखा है कि भारत निवेश मानचित्र में समावेश 6 प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं कौन कौन से। तो एक है हमारा स्वास्थ्य सेवा, दूसरा है खाद्यान्न पे, नवीकरणीय संसाधन और वैकल्पिक ऊर्जा, फिर है वित्त एवं सतत पर्यावरण, फिर है आपका कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ। तो इसमें लिखा है इन मानचित्र के माध्यम से ये समझने में आसानी होगी कि कैसे सबसे बेहतर तरीके से भारत में जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वित्त पोषण अंतराल को कम किया जाए। फिर मानचित्र में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय था, कौन सा, उत्पादन बढ़ाना, तकनीक अपनाना और समावेश बढ़ाना को चिन्हित किया गया है, और ताकि जो है निवेशकों हेतु जो है सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र को चिन्हित किया जा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम की बात करेंगे अब यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कि IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। ठीक है, तो इसमें लिखा है 30 सितंबर 2021 को हुरून इंडिया एंड IIFL वेल्थ ने संयुक्त रूप से क्या है भारतीय अमीरों की 10वीं सूची जारी करी है। और इस सूची में क्या है 1007 यानी 1007 व्यक्तियों को स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष की मतलब 2020 की तुलना में कितने 179 अधिक है। तहत है कि इस सूची में उन्हीं अमीरों को स्थान दिया गया है जिनकी जो संपत्ति है वो 1000 करोड़ से अधिक है। तो इसमें लिखा है 7,18,000 करोड़ रुपीस की संपत्ति के साथ जो है मुकेश अंबानी लगातार 10वें वर्ष जो है सबसे अमीर भारतीय घोषित हुए। बाकी 5 के देखते हैं इस कौन कौन है। तो ये है नाम, ये है उनकी कंपनी और कहाँ जहाँ स्थान है उसकी बात करी गई है। तो सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे है मुकेश अंबानी एवं परिवार, रिलायंस इंडस्ट्री मुंबई। ठीक है, दूसरा आपका है गौतम अडानी एवं परिवार, अडानी इंडस्ट्री है, और आपका यहाँ पे क्या है अहमदाबाद। फिर लिखा है शिव नडार एवं परिवार है, आपका यहाँ पे HCL है और नई दिल्ली में। फिर इसमें लिखा है SP हिंदुजा और परिवार है, हिंदुजा कंपनी, और यहाँ पे लिखा है लंदन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है एलन मित्तल एंड परिवार, और यहाँ पे लिखा है आर्सेलर मित्तल और यहाँ कहाँ लिखा है स्थान है लंदन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है OECD आर्थिक परिदृश्य 2021। तो 21 सितंबर 2020 को OECD द्वारा आर्थिक परिदृश्य अंतिम रिपोर्ट जो है 2021 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार क्या है 2021 तथा 2022 में वैश्विक मतलब GDP की वृद्धि दरें क्रमशः कितनी 5.7% और कितनी 4.5% 2021 और 20 के लिए बताया। ठीक है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP वृद्धि दरें प्रतिशत में निम्न है। जैसे देखिए इसमें लिखा वार्षिक GDP दर 2020-21-22 की बात कर रहा है। वैश्विक अगर हम बात करें, विश्व की बात करें तो यहाँ देखिए 2020 में तो माइनस में गई है बिकॉज कोविड के चक्कर में गई। फिर 2021 में इसमें लिखा है कि 5.4 और यहाँ 22 में लिखा है 4.5। अगर G20 देशों की बात करते हैं तो ये यहाँ पे माइनस में गई है और ये आपकी है 2021 की, ये है 2020 की 4.8। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो गाइस यहाँ पे 2022 के लिए आपका है कितना 3.9 और 21 के लिए 6 है। जापान की बात देखिए गाइस, जापान भी हम देख सकते हैं GDP, और यहाँ पे देखिए भारत की भी है। तो भारत में देखिए
देखिए चाइना की देखिए 2.3 यहाँ, यानी कि जब सब माइनस में जा रहे थे 2020 में चाइना अकेला प्लस में गया है गाइस यहाँ पे देखिए। फिर 2021 की 8.5 है और ये है आपकी 2022 की। अब देखिए गाइस चौंकाने वाली बात, यहाँ पे हम भारत की देखते हैं तो खतरनाक ही है गाइस। यहाँ पे तो चलिए माइनस में 7 बहुत ही कम हो गई, माइनस में 7.3 थी, लेकिन यहाँ पे 2020 में सबसे ज़्यादा है आपकी 9.7 और 2021 के लिए 9.7 है और 2022 के लिए आपकी 7.9 है, बहुत ही ज़्यादा। फिर रशिया और आप दक्षिण अफ्रीका की भी आप देख सकते हैं। चलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद लिखा 16 सितंबर 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार वैश्विक स्तर यानी कि विभिन्न देशों में पर जो है व्यापार और निवेश लिखा है व्यापार और निवेश के माहौल से संबंधित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब जो है प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है, बल्कि विभिन्न देशों के व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने हेतु नए दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं, ठीक है, काम होगा। तो इसमें लिखा है विश्व बैंक के अनुसार जो है रिपोर्ट जारी न करने का निर्णय जो है इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्टर्स की नैतिकता से जुड़े मामले को उठाने के बाद लिया गया है, क्योंकि इस मामले में बैंक के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों का क्या है आचरण शामिल है, ठीक है। अब लिखा है कि विश्व बैंक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 और 2020 के आंकड़ों की अनियमितताओं की जानकारी जून 2020 में आंतरिक रूप से पता चली थी, ठीक है, जिसकी वजह से विश्व बैंक समूह ने अगली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाते हुए उसके कार्य प्रणाली की जो है समीक्षा शुरू की। 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने 190 देशों में कौन सा स्थान पाया था, आपका 63वां, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय रिपोर्ट 2021। तो 14 सितंबर 2021 को वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट 2021 वैंकूवर कनाडा स्थित कैप फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में देशों की रैंकिंग निर्धारण निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर। देखिए पहला एक हो गया आपका साइज ऑफ गवर्नमेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया विधिक ढांचा और संपत्ति अधिकार, फिर है आपका स्थायी मुद्रा तक पहुंच हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई, साख श्रम और जो आपका व्यवसाय का नियमन हो गया। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी 165 देशों की सूची में जो है हांगकांग फर्स्ट नंबर पे है, सिंगापुर आपका दूसरे नंबर पे है। तो गाइस 2020 की बात करें तो 162 देशों को शामिल किया गया था, अब कितने को किया गया 165 देशों को शामिल किया गया है। तो इस वर्ष की रिपोर्ट में शामिल 3 नए देश कौन कौन से हैं, कोमोरोस है, जिबूती है और सोमालिया है। गाइस ये बताइएगा जिबूती और सोमालिया आपको पता होगा, कोमोरोस कहाँ पे है ये बताइएगा। तो भारत जो है 108वें स्थान पे। तो गाइस हमारे पास कितने देशों में से 165 में से भारत कितने पे है, तो भारत है 108वें स्थान पे, स्कोर आप देख सकते हैं। जबकि रैंकिंग में जो है अंतिम स्थान किसको मिला है, वेनेजुएला। तो ये देखिएगा वेनेजुएला कहाँ पे है मैप में। अब लिखा है एडीपी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021। सितंबर 2021 में क्या है, मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 अपडेट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट की थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन एशिया। फिर लिखा है रिपोर्ट के अनुसार जो है विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में कितनी 7.1% अनुमानित है, 2022 में कितनी है आपकी गाइस 5.4% अनुमानित है गाइस। अब लिखा है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है चीन का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वर्ष 2021 में कितना 2021 में 8.1% तथा 22 में कितना 5.5% अनुमानित है, जबकि 2020 में कितनी थी 2.3% थी। तो रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर जो है 2021 में 8.8% है, 2022 में 7% अनुमानित की गई है और 20 में ये थी माइनस का 5.6 थी। फिर रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक निवेश और टीकाकरण और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण जहां वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी है वो 10% अनुमानित थी, वही 2022 में कितनी थी आपकी 7.5% अनुमानित थी और 20 में आपकी कितनी है माइनस का कितना 7.3%। तो लिखा विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2020। तो इसमें क्या है 27 जुलाई 2021 को IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट कौन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2021 जारी किया और रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की वृद्धि दर को क्या है वर्ष 2021 में और 2022 में कितना 9.5 और 8.5% बने रहने की क्या है संभावना व्यक्त की है, ठीक है। इस जो अपडेट में जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार क्या है जहां वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर
को 6% के स्तर पर अनुमानित किया गया। वही 2022 में ये अनुमान कितना था, 4.9% का था। फिर लिखा है 2020 के लिए जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -3.2% थी, और जबकि 2019 में 2.8% थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जो है आपका जीडीपी के संदर्भ में विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन यानी कि अपडेट 2021 के अनुमान। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 2020, 2019, 2020, 21 और 22 देखिए पूर्वानुमान यानी कि प्रोजेक्शंस बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए आप कौन कौन सी देख सकते हैं गाइस, ये आप नंबर से खुद से देख लीजिएगा। एक चीज़ तो हमें पता ही, ये सारी आपकी माइनस में ही जाएंगी 2020 वाली। तो उसके बाद देखिएगा वैश्विक अर्थव्यवस्था, उन्नत अर्थव्यवस्था यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, आपका यूके है, और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको एक साथ ले लिया। उभरता एवं विकासशील एशिया हो गया, आपका चीन हो गया, भारत की आप देख लीजिएगा गाइस। उसके बाद है आसियान 5 को देखिएगा, निम्न आय वाले जो विकासशील देश है उन सब की लिखी हुई है। तो दोस्तों एक बार इसे आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने मतलब कुछ है नहीं बोलने जैसा, आपको भी पढ़ना ही है ऐसे। देखिए नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान ILO। ठीक है, तो लिखा है 30 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगार पर ILO यानी कि ILO वैश्विक अनुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जो इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, तीसरा। अब लिखा है कि इस रिपोर्ट के तहत 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के वैश्विक अनुमान को जो है प्रस्तुत किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग का अनुमान है कि 2019 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी मिलियन, 272 मिलियन थी, और जिसमें से 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कार्यशील व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 245 मिलियन थी। तो अधिकतर किसकी थी, इन्हीं की थी गाइस। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 2019 में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी, 169 मिलियन थी, और जो 2017 में 17 से 5 मिलियन तथा 2030 के अनुमान से 19 मिलियन अधिक थी। ठीक है, तो कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों में से जो 67.4% है उच्च आय वाले देश, और 19.5% जो है 19.5% आपके उच्च मध्यम आय वाले देश में, और 9.5% जो है निम्न आय वाले देशों में, और 3.6% जो है निम्न आय वाले देशों में नियोजित थे। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक कुल वैश्विक श्रम शक्ति के कितने 4.9% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से सर्वाधिक 41.4% अरब देश में है। लिखा है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2021। तो जून 2021 में प्रकाशित विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावना 2021 के अनुमान। वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -7.3% अनुमानित है, जबकि अगले 3 वर्षों में यानी 21, 22 और 23, 2021, 22, 23 में इसका ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8.3, 7.5 एंड 6.5% पूर्वानुमान है। ठीक है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी 4% और 6.5% रही। रिपोर्ट के अनुसार क्या है, जहां वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में रवांडा शीर्ष पर था, वहीं बांग्लादेश एशियाई देशों में सबसे आगे रहा। ठीक है, जहां आर्थिक वृद्धि दर 8.2% रही, और इसके बाद जो है चीन 6%, मिस्र आपका 5.6% का स्थान था। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है 2020 में वैश्विक विकास दर -3.5 जो है प्रतिशत अनुमानित थी, जबकि 2019 में 2.5%, और वैश्विक विकास दर जो है 2021, 22 और 23 के लिए जो है आपकी कितनी थी, 5.6 थी, 4.3 थी एंड 3.1 पूर्वानुमानित है। तो कैसे यहाँ लिखा है जीपी, ओके चलिए, तो यहाँ लिखा है जीपी के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर में, तो यहाँ लिखा है उपक्षेत्र और देश फिर 2021 वर्ष 2020, 21, 22, 23 इन सब के। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है विश्व की, अब ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें विश्व की है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है, जापान, भारत, चीन, रशिया, ब्राज़ील की दे रखी है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, ब्रिक्स है। ई मतलब होता है एस्टिमेटेड, और एफ मतलब होता है फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान, और एस्टिमेटेड मतलब है अनुमानित। ठीक है, अब लिखा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 21 जून 2021 को क्या है, अंकटाड UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और 2021 का केंद्रीय विषय क्या है, मतलब इस रिपोर्ट के 21 का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है आपका, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल जो रिकवरी है वो। तो इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 के आंकड़ों के आधार पर
निवेश प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। तो कोविड-19 महामारी के कारण ही वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वर्ष 2019 के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कितना 35% की गिरावट के साथ कितना 2020 में हो गया 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, फिर उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो प्रवाह का आंकड़ा है वर्ष 2005 के बाद न्यूनतम स्तर पर और 2019 की वैश्विक महामंदी के पश्चात जो है 20% कम हुआ। ठीक है, अब विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह आया और जो वर्ष 2019 के 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कितना 27% क्या है अधिक है। फिर उसके बाद है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में 2020 में भारत विश्व के 5वें स्थान पर था, 19 में 8वें स्थान पर था और 2020 में क्या है चीन, लग्जमबर्ग, जापान, हांगकांग एंड यूएसए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2020 में भारत का स्थान कौन सा था 18 था और 19 में इसका स्थान कौन सा था 20वां था। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एफडीआई एंटरप्राइज शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करते हैं तो 2020 का भी दे रखा है डेटा, 19 का भी दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है यूएसए, देन चाइना लिखा है, फिर आपका हांगकांग है, सिंगापुर है, देन भारत। ये अंतर प्रवाह का है एफडीआई अंतर प्रवाह बिलियन डॉलर में है। 2020 का भी देख सकते हैं, 21 का भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है वर्ष 2020 में विकासशील एशिया में क्या है एफडीआई अंतर प्रवाह में जो है 15% की वृद्धि हुई है और जिससे यह वैश्विक स्तर का वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र क्षेत्र बन गया है। वैश्विक अंतर प्रवाह एशिया की हिस्सेदारी कितनी है आपकी 53.6% रही है। अब इसमें लिखा है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट मध्य 2021। तो 11 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2021 में वर्ष 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 5.4% पूर्वानुमानित किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या है भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है 2022 में कितनी 10.1% रह सकती है ऐसा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है विश्व उत्पादन एंड जो आपका जीडीपी की वृद्धि दर 2019 से 2022 तक की बात है, 2019, 20, 21 और 22। तो वैसे यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं वार्षिक परिवर्तन प्रतिशत में लिखा है इसमें। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व अर्थव्यवस्था यूएसए, जापान, रशिया विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो उसके बाद है आपका अफ्रीका, चीन, भारत, ब्राज़ील अल्प विकसित देश और विश्व व्यापार। तो इसमें गाइस ए बी सी और डी जो लिखा है उसका भी मतलब इसमें लिखा है। ए मतलब हो गया अंशतः संशोधित और बी मतलब हो गया पूर्वानुमान, सी मतलब हो गया वित्तीय वर्ष। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसके मतलब क्या लिखा है। ए मतलब हो गया अंशतः संशोधित हो गया, बी मतलब पूर्वानुमान हो गया, सी मतलब वित्तीय वर्ष के आधार पर हो गया और डी मतलब हो गया वस्तुओं और सेवाओं सहित। अब यहाँ लिखा है मानव विकास रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और ये रिपोर्ट जो है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्या लिखा है एंथ्रोपोसीन शीर्षक के तहत जारी की गई है गाइस। और इस रिपोर्ट में जारी सूचकांक में विश्व के 189 देशों के मानव विकास के स्तर का क्या है आकलन करते हुए जो है वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। तो वर्ष 2020 की रिपोर्ट में क्या है यूएनडीपी ने पहली बार प्रत्येक देश के प्रति जो है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पद चिन्ह के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नए मापदंड को शामिल किया है जिसे ग्रहीय दबाव समयोजित HDP PHDP नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि उल्लेखनीय है कि भौतिक पद चिन्ह किसी देश द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जीवाश्म ईंधन हो गया, धातुओं हो गया, अन्य संसाधनों की मात्रा का माप है। और इसमें लिखा PHDI मानव प्रगति का जो है अधिक स्पष्ट आकलन प्रस्तुत करता है। तो इस वर्ष की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अगर इस नए मापदंड का प्रयोग किया जाए मतलब PHDI का मतलब प्रयोग किया जाए तो लगभग 50 देश अति उच्च मानव विकास की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। तो HDI का प्रयोग करने पर जो है HDI 2020 में नॉर्वे का स्थान पर क्या है आइसलैंड जो है शीर्ष पर पहुंच जाएगा, जबकि नॉर्वे की रैंकिंग जो होगी 15 स्थान गिर जाएगी। ठीक है, इसमें लिखा है HDI के आकलन हेतु 3 संकेतों को शामिल किया जाता है। एक तो हो गया आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक जिसमें स्वास्थ्य और दीर्घ जीविता
के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया गया है। दूसरा है शिक्षा सूचकांक, यह 2 आंकड़ों पर आधारित, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्कूल अवधि के औसत वर्ष, यानी कि 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष, ठीक है। दूसरा है स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, यानी कि 5 वर्षीय बालक द्वारा उसके भावी जीवन काल में स्कूल में बिताए जाने वाले अनुमानित वर्ष की बात करेंगे। फिर आपका है एक थर्ड जो है वो है आय सूचकांक, यानी कि इनकम इंडेक्स सेकंड, ठीक है। तो जीवन निर्वाह के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को लिया गया है। तो इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 2 अन्य घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भौतिक वजन को भी क्या है शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2020 में विश्व के 189 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर लिखा 0.804 या उससे अधिक यानी HDI मूल्य वाले 66 देश, यानी कि रैंकिंग 1 to 66 को अति उच्च मानव विकास वर्ग, और जो आपका है 0.703 से लेकर 7.796 तक के लिए रैंकिंग जो है वो आपकी कितनी रहेगी, मतलब 53 देशों के लिए रैंकिंग 67 से लेकर 119 तक रहेगी और को उच्च मानव विकास वर्ग, ठीक है। और ये वाला था अति उच्च मानव विकास वर्ग था, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी ये वाली है आपकी 0.554 से लेकर 0.694 में जो है आपका 37 देशों के साथ 120 से लेकर 156 रैंकिंग के साथ क्या है मध्यम मानव विकास वर्ग। और उसके बाद 0.554 से कम वाले को यानी कि 33 देश हैं और इसको बोलेंगे हम गाइस निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 2019 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना है 0.737 है, जो वर्ष 2018 की तुलना में थोड़े सुधार को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है आगे, लिखा है वर्ष 2019 में विश्व में औसत जन्म के समय क्या है जीवन प्रत्याशा 72.8 और विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि जो है आपकी 12.7 वर्ष और औसत स्कूलिंग अवधि कितनी है आपकी 8.5% और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना है $16,734 है गाइस, ये रुपीज़ नहीं है, ठीक है। तो आकलित की गई है। तो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पे, इसके पश्चात जो है आइलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे, फिर हांगकांग, चीन, आइसलैंड, ये तीनों जो है एक साथ जो है चौथे स्थान पर हैं, ठीक है। अब लिखा है कि वर्ष 2018 की भांति 2019 में भी मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति किसकी है, नाइजर की है। नाइजर कहाँ है गाइस ये बताएगा। 189 इसकी रैंक है और मध्य अफ्रीकी गणराज्य 188 पे है, चैड आपका 187 पे है, दक्षिण सूडान और बरूंडी जो है आपका संयुक्त रूप से 188 पे है और क्रमशः सबसे कम मानव विकास वाले 5 देश हैं। तो गाइस ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप पे। तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत GII मूल्य 0.488 के साथ 162 देशों में 123वीं रैंक पे है। तो मतलब हम कोई खास इसमें हमने करा नहीं है। तो HDR 2020 के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान स्विट्जरलैंड का है और मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देशों की ही है, जो HDI मूल्य यानी कि 0.645 के साथ सूची में 131वें रैंक पर है। और ब्रिक्स देशों की अगर बात करते हैं, रशिया 52, ब्राज़ील 84, चीन 85, दक्षिण अफ्रीका आपका 114 में भारत का स्थान सबसे निम्न है। और इसके अतिरिक्त G20 देशों में भारत मानव विकास की दृष्टिकोण से क्या है अंतिम पायदान पे है। जब हम पढ़ेंगे वैश्विक सूचकांक, तो इसमें लिखा है आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021। तो अगस्त 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका क्या है फॉर्च्यून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची यानी कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 2021 जारी की है, ठीक है। तो विश्व के 500 सबसे बड़ी कंपनियों की इस सूची में क्या है प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी कौन सी वॉलमार्ट को शीर्ष पे रखा गया। इस सूची में शामिल विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के राजस्व में क्या है कमी दर्ज की गई है। अब लिखा है 2020 में क्या है $33.3 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद जो है 2021 में इन कंपनियों का कुल जो राजस्व है वो 4.8% की गिरावट के साथ कितना हो गया 31.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। तो गाइस यहाँ लिखा है उल्लेखनीय है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आपका शीर्ष पर है इनमें, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 भारतीय कंपनी और उसका राजस्व दे रखा है। तो गाइस देखिए सबसे ऊपर है आपकी 155th
रैंक के संग रिलायंस इंडस्ट्री, फिर आपके इस रैंक के संग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका है इंडियन ऑयल आपका 212 और 243 के रैंक के साथ है ऑयल एंड नेचुरल गैस, देन आपका राजेश एक्सपोर्ट्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया। तो गाइस इसका राजस्व भी आप देख सकते हैं जो लिख रखा है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो यहाँ लिखा है कि जून 2021 में चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का 11वां संस्करण जारी किया गया। 11वें संस्करण का जो नाम है वैश्विक महामारी विशेष रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और यह एक क्या है वैश्विक सर्वेक्षण जो निम्न 3 प्रश्नों पर आधारित है। कौन कौन से हैं 3 प्रश्न गाइस देखते हैं हम यहाँ पे। लिखा है अजनबी की मदद हो गया, चैरिटी के लिए दान हो गया और संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना हो गया। फिर लिखा है WGI 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में क्या है दान के चलन को और बढ़ा दिया। तो 2018 की भांति क्या है इस वर्ष जो है इंडोनेशिया सूची में शीर्ष स्थान पर। इंडोनेशिया जो है 10 में से 8 न्यूनतम 8 लोगों को दान दिया इंडोनेशिया ने, ठीक है। USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड, नीदरलैंड जो कि विगत वर्षों के सूचकांक में जो है शीर्ष 10 में शामिल रहते थे, इस वर्ष जो है 10 में शामिल नहीं है ये। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है शीर्ष 10 में अपनी रैंकिंग बनाए रखी इन्होंने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। जबकि नाइजीरिया, घाना, युगांडा एंड कोसोवो जैसे निम्न आय वाले देशों ने 10 मतलब शीर्ष 10 में ये शामिल हो गए इसलिए नाइजीरिया, घाना, तो ये बड़ी बात है। वर्तमान WGI रैंकिंग 0 में शीर्ष और 10 में से 4 देश अफ्रीका के हैं। तो गाइस बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। WGI 2021 में ब्रिक्स देशों में से केवल एक यानी कि भारत 14वें स्थान पर यानी कि शीर्ष 20 में है, तो ये भी अच्छी बात है। फिर लिखा है वर्ष 2021 में क्या है WGI रैंकिंग में अंतिम 4 देश कौन कौन से हैं। जापान है, पुर्तगाल है, बेल्जियम है, आपका इटली है, जिनकी रैंकिंग क्या है 114, 113, 112, 111 है। तो अब नेक्स्ट है आपका वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 चाइनालिसिस लिखा है अगस्त 2021 में क्या लिखा है ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चाइनालिसिस द्वारा वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 का संक्षिप्त संस्करण जारी किया गया है। इसका पूर्व संस्करण अक्टूबर 2021 में जारी किया गया और फिर सूचकांक के इस द्वितीय संस्करण में 154 देश शामिल हुए हैं। और इसके पूर्व जो है 2020 की अगर बात करें तो ये पहला संस्करण था जो प्रकाशित था 2020 में। 2021 के मध्य की अवधि में जो क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता का विश्लेषण किया गया। तो गाइस लिखा है उपयुक्त अवधि में वैश्विक स्तर पर विगत वर्ष के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी स्वीकार्यता में जो है 880% की वृद्धि हुई है। इस सूचकांक में भारत जो है 0.37 स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने की उच्चतम दर वाले 20 देशों में सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर वियतनाम और तीसरे स्थान और चौथे स्थान पर क्रमशः कौन है पाकिस्तान एंड यूक्रेन है। तो इस सूचकांक में USA और चाइना का स्थान कौन सा है 8वां और 13वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अरबपतियों की फॉरवर्ड सूची 2021। तो 6 अप्रैल 2021 में 35वीं जो है आपकी फॉरवर्ड अरबपतियों की सूची 2021 को जारी किया गया। सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति की निवल जो है संपत्ति कितनी है 13.1 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि विगत वर्षों की सूची में निवल संपत्ति जो है 8 ट्रिलियन डॉलर थी। इस वर्ष की सूची में 177 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है। अमेजन के संस्थापक है, क्या नाम है इनका, जेफ बेजोस, ठीक है। ये लगातार जो है चौथा अवसर है जब जो बेजोस हैं को इस सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया। तो 151 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ जो है टेस्ला एंड स्पेस एक्स के एलन मस्क जो है दूसरे स्थान पे है। इनकी जो संपत्ति है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके के साथ क्या है बर्नार्ड अर्नल्ड और फैमिली तीसरे स्थान पे हैं। फिर लिखा अरबपति की सूची में विश्व की सबसे धनी महिला क्या नाम है, फ्रैंकोइस बेटनकोट, मेयर्स एंड फैमिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ये 73.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो है समग्र रूप से 12वें स्थान पर है, ठीक है। फॉर्ब्स अरबपतियों की सूची में जो है 2021 में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी कितने 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पे हैं। फिर भारतीय महिला अरबपतियों की बात करते हो सावित्री जिद्दर और परिवार एंड फैमिली, ठीक है, शीर्ष पर हैं जो 9.7 बिलियन डॉलर के साथ। तो गाइस नेक्स्ट है आपका फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2020।
तो इसमें लिखा है दिसंबर 2020 में आर्थिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची, जो फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2020 जो है जारी की गई है, और ये सूची 2010 से प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित हो रही है। तो इसमें लिखा है रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है फॉर्च्यून की मतलब ये शीर्ष स्थान पे है इस लिस्ट में, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विगत वर्ष जो है भारतीय तेल निगम को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली निजी कंपनी है जिसे देश की सबसे बड़ी कंपनी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद कौन कौन सी है? इसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का स्थान है। तो वैसे उसके बाद है फॉरवर्ड्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची की अगर हम बात करें तो वैसे ये जो है 8 दिसंबर 2020 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फॉरवर्ड्स द्वारा जो है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं 2020 श्रृंखला की जो है 70वीं वार्षिक सूची जारी की गई है। जर्मनी की क्या है चांसलर एंजेला मर्केल को लगातार 10वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित किया गया है। और दूसरे स्थान पर कौन है? विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? क्रिस्टीना लेगार्डे। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पे गए हैं यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। तो विगत वर्षों की भांति क्या है वर्ष 2020 की 100 जो है सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। उसमें सूची में जो भारतीय कौन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि 41वें स्थान पर हैं, और जबकि विगत वर्ष की सूची में इन्हें जो है 34वें स्थान मिला हुआ था। फिर एचसीएल की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि सीईओ हैं वो हैं रोशनी नडार मल्होत्रा, और 55वें स्थान पे ये 55वें स्थान पे हैं। और फिर बायोकॉन की जो संस्थापक किरण मजूमदार शो जिनका रैंक है 68, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। तो 17 फरवरी 2021 को अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा व्यापार से उपभोक्ता ई कॉमर्स सूचकांक 2020 जारी किया गया। लिखा है B2C ई कॉमर्स सूचकांक 2020 शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करें तो गाइस देखिए फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड है, सेकंड नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर एंड देन है यूनाइटेड किंगडम। तो इनकी रैंकिंग आप देख सकते हैं सामने 2019 की। अब लिखा है इस सूचकांक में अंतिम 5 स्थानों पे कौन कौन है। सबसे लास्ट में है नाइजर, देन है चैड, बुरुंडी, कोमोरोस एंड कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें बात करते हैं B2C ई कॉमर्स सूचकांक 2020 में भारत विश्व के 152 देशों की सूची में जो है 57.1 सूचकांक मूल्य के साथ जो है 71वें स्थान पर है। फिर हम बात करेंगे सबसे लास्ट अब है फॉर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020। तो लिखा है अक्टूबर 2020 में फॉर्ब्स द्वारा 100 भारतीय धनाढ्य यानी कि अमीर व्यक्तियों की सूची 2020 जारी की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो प्रमुख हैं यानी कि मुकेश अंबानी 88.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो है सर्वाधिक धनी भारतीय हैं। दूसरे नंबर पे है आपका लिखा है गौतम अडानी, नडार जो है दूसरे और तीसरे सर्वाधिक धनी भारतीय हैं। फिर इसमें लिखा है राधा कृष्ण दमानी जो है चौथे नंबर पे, हिंदुजा बंधु जो है आपके 5वें स्थान पे है, ठीक है। फिर लिखा है बाइजू रविंद्रन 40 वर्षीय है, और दिव्या गोकुलनाथ आपके 34 वर्ष की हैं, आपकी 3.05 बिलियन डॉलर सबसे कम उम्र की जो है सर्वाधिक धनी भारतीय हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है 6.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो है सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी भारतीय महिला यानी कि कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। तो गाइस इसके साथ हमारी जो है ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं स्टॉप, और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।